जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के क्लासेस को शुरू करने वाले हैं। अभी तक एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर को कराया जा रहा था, तो उसका सिलसिला खत्म हो चुका है। अब बारी है हिंदी को अध्यायवार तरीके से जानने की, क्योंकि हिंदी आपके 25 मार्क्स के आते हैं और 25 में यदि आप 20 मार्क्स से एबव ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो इसलिए आपको हिंदी जो है अध्यायवार तरीके से सीखना पड़ेगा। तो जो हिंदी मैं यहाँ पर बताऊंगा वह आपके एसएससी जीडी के एग्जाम सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनआईए, एसएसएफ, सीआरपीएफ एवं असम राइफल के कांस्टेबल हो जाए या फिर ट्रेडमैन हो जाए या फिर हेड कांस्टेबल हो जाए या अन्य स्टेट पुलिस हो जाए, तो इन सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और जितनी भी हिंदी यहाँ पर कराई जाएगी उस सभी के लिए फ्री मॉक टेस्ट, जो कि इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। यदि आपको यहाँ जाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, फ्री मॉक टेस्ट करके उस पर क्लिक कीजिए, आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे और आराम से टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आज जो होगा वह पहला अध्याय होगा, जिसमें कि हिंदी के बेसिक के बारे में जानेंगे कि हिंदी क्या चीज है, कहाँ से आई, हिंदी का प्रयोग क्यों किया गया, इन सभी चीज के बारे में जानकारी आज हासिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर आपको सबसे पहला शब्द भाषा लिखा गया है। तो ये भाषा क्या होता है ये बताइए। जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ तो बातचीत करने के यहाँ पर दो तरीके हैं। एक तो लिखित तरीका है, जो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं लिखा गया है, और दूसरा जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप सुन रहे हैं। तो यह दोनों तरीका जो है यह कहलाता है भाषा। तो भाषा का परिभाषा क्या हुआ कि भाषा अभिव्यक्ति या एक ऐसा समर्थ साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट कर सकता है और दूसरे के विचार को जान सकता है। ठीक है, तो यह कहलाता है भाषा। भाषाएं जो होती हैं वह कई प्रकार की हैं, जिनमें कि मूल तौर पर आपका हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, अंग्रेजी हो गया, बंगला, गुजराती, पंजाबी, उर्दू, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, फ्रेंच, चीनी, जर्मन इत्यादि। इन सभी में हिंदी से लेकर कन्नड़ तक ये कुछ भाषाएं हैं जो भारत में बोली जाती हैं। और भारत में और भी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, उन सब के बारे में बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मूल तौर पर ये रहा आपका कॉन्सेप्ट कि भाषा क्या होती है। भाषा एक ऐसा समर्थ साधन है जिसके द्वारा हम आपस में बातचीत कर पाते हैं। तो यह कितने प्रकार का होता है? तो यह आपके दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला आपका मौखिक भाषा, दूसरा आपका लिखित भाषा। मौखिक भाषा में क्या आता है, जैसे मैं बोल रहा हूं और आप सुन पा रहे हैं, तो ये जो तरीका है यह तरीका मौखिक भाषा होता है। अर्थात मौखिक भाषा में मनुष्य आमने सामने बैठकर परस्पर बातचीत करते हैं अथवा कोई व्यक्ति भाषण आदि के द्वारा अपने विचार को प्रकट करता है, तो वह कहलाता है मौखिक भाषा। समझ गए? दूसरा तरीका क्या है? लिखित भाषा। लिखित भाषा में क्या है, जब चीजें मैं लिख दूं, जैसे यहाँ पर मैं राम लिखता हूं, तो ये जो राम लिखा गया यह लिखित तरीका है। तो इसमें क्या हुआ, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को पत्र द्वारा अथवा पुस्तकों एवं पत्रिकाओं में लेख द्वारा अपने विचार को प्रकट करता है, तब उसे भाषा का लिखित रूप कहा जाता है। समझ गए? जैसे कि यहाँ पर हमने ये सारी चीजें लिख रखी हैं, तो ये क्या है, ये लिखित रूप है। जो आप देख रहे हो ये लिखित रूप है और जो सुन रहे हो वह मौखिक रूप है। समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका आता है बोली। तो बोली क्या होता है, आप जिस जगह पैदा होते हो तो वहाँ के बोल चाल में, बोलने के तरीके में जो क्षेत्रीय भाषा यूज की जाती है वह कहलाता है आपका बोली। भारत में कई तरह की बोलियां बोली जाती है, जैसे पंजाब में पंजाबी, बिहार में बिहारी, भोजपुरी, उसके बाद बहुत सारी भाषाएं हो गई, मलयालम, कन्नड़। ठीक है, तो अन्य अन्य जगह पर अन्य अन्य बोली बोली जाती है। समझ गए? अब एक आपका आता है लिपि। तो लिपि क्या है? देखिए, किसी भी भाषा को लिखने की विधि जो होती है वह लिपि कहलाती है। यदि हम हिंदी की बात करें तो हिंदी की जो लिपि है वह देवनागरिक है। हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि जो है वह देवनागरिक लिपि है। समझ गए? ठीक इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, उर्दू भाषा की लिपि फारसी, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। तो ये है आपका लिपि। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए नेक्स्ट एक आता है आपका साहित्य। तो साहित्य क्या होता है?
ज्ञान राशि का संचित कोश जो होता है वह साहित्य कहा जाता है। यदि हिंदी में सभी चीजें लिखी गई है तो वह हिंदी साहित्य हो गई, यदि वह अंग्रेजी में लिखी गई है तो वह अंग्रेजी साहित्य कहलाती है। साहित्य में क्या होता है कि मूल तौर पर किसी भी देश, जाति और वर्ग के जीवांत रखने का या उसके अतीत को एक दर्शन मात्र, जैसे कि आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वो दर्शन मात्र चीज है, उन सभी को संचित किया गया है, तो यह आपका साहित्य कहलाता है। यह क्या करता है कि मानव की अनुभूति के विभिन्न पक्षों को स्पष्ट करता है और पाठकों एवं श्रोताओं के हृदय में एक अलौकिक अनिवार्य आनंद की अनुभूति उत्पन्न करता है। यह कहलाता है आपका साहित्य। ठीक है, तो ये जो टॉपिक हमने पढ़ा उस टॉपिक पे आधारित कुछ प्रश्न कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे दूसरे टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो प्रश्न क्या है ये देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, वह साधन जिसके माध्यम से मनुष्य अपने हृदय के भावों व मस्तिष्क के विचार एक दूसरे के सामने प्रकट करता है क्या कहलाता है? चार ऑप्शन है, वर्ण, शब्द, भाषा और वाक्य। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर उत्तर आपका हो जाएगा भाषा। यह जो तरीका होता है जिसके माध्यम से लोग आपस में बातचीत करते हैं वह कहलाता है भाषा। तो फर्स्ट का उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का उत्तर आपका सी हो जाएगा। अब देखिए आपका सेकंड दिया गया है भाषा। तो ये जो भाषा है वह संस्कृत के शब्द से उत्पन्न हुआ है। तो यह संस्कृत के किस शब्द से उत्पन्न हुआ है ये आपको बताना है। तो यह संस्कृत के भाष शब्द से उत्पन्न हुआ है, भाष। ठीक है, ये वाला। तो जल्दी से ढूंढिए ये कहाँ दिया गया है। भाष यहाँ पर दिया गया लेकिन हलंत नहीं है, तो यह नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, और भाष आपके डी में देखिए दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर डी हो जाएगा। भाषा जो है वह संस्कृत के भाष शब्द से उत्पन्न हुआ है। आगे बढ़ें। अब देखिए थर्ड आपको दिया गया है कि मन के भाव दूसरों को प्रकट करने का माध्यम क्या कहलाता है। तो अभी जस्ट मैंने बताया है, परिभाषा में ही यह चीज दी गई थी कि मन के भावों को प्रकट करने की जो माध्यम है वह भाषा कहलाती है, और यह दो प्रकार की होती है, एक लिखित, दूसरा मौखिक। ठीक है, विस्तार से चर्चा कर दी गई है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? थर्ड का उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, किसी भाषा को लिखने का ढंग कहलाता है। क्या बताया मैंने अभी ऊपर में कि किसी भाषा को लिखने का ढंग जो है वह लिपि कहलाती है। उत्तर क्या हो जाएगा? 4 का ए उत्तर हो जाएगा। समझ गए? अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं। तो हिंदी भाषा के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन? एक लिखित, दूसरा मौखिक। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 5 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। तो इस टॉपिक से रिलेटेड 5 प्रश्न थे, ये समाप्त होते हैं। फिर अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हिंदी भाषा की नामोत्पत्ति, मतलब हिंदी कैसे उत्पन्न हुआ, इन सब चीज के बारे में जानकारी लेते हैं। अब चलिए जानकारी लेते हैं कि हिंदी भाषा की नामोत्पत्ति कहाँ से हुई। तो कहा जाता है कि हिंदी भाषा जो है वह वस्तुतः ईरानियों की देन है। जब ईरानी भारत आए थे तो उनके बोलने के तरीके में क्या था कि वह सौ को ह बोला करते थे। तो जब वह सिंधु नदी की बातचीत करते थे तो वह सिंधु की जगह हिंदू का प्रयोग कर लिया करते थे, और धीरे धीरे क्या हुआ कि वह सिंधु के बाद की जो जमीन थी वह उसको हिंदू का भाग कहने लगे, और हिंदू का भाग धीरे धीरे हिंद के नाम से जाना जाने लगा, और फिर हिंद की जो भाषा हुई वह हिंदी कहलाई। क्या कहलाई? हिंदी भाषा। तो मूल तौर पर यह माना जाता है, जैसे कि यहाँ पर साफ साफ लिख भी दिया गया है कि हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत शब्द सिंधु से माना जाता है। सिंधु सिंधु नदी को कहते थे, उसी आधार पर उसके आसपास की भूमि को सिंधु कहने लगे। यह सिंधु शब्द ईरानी में जाकर हिंदू अर्थात हिंदी और फिर बाद में हिंद हो गया। बाद में धीरे धीरे भारत के अधिक भागों से परिचित हो गए और इस शब्द के अर्थ में विस्तार होता गया। तब हिंदू शब्द पूरे भारत में वाचक हो गया, बोला जाने लगा। अब देखिए आगे दिया गया है, हिंदी भाषा का इतिहास जो है वह एक सहस्त्र वर्ष पुराना माना गया है। कहा जाता है कि हिंदी भाषा व साहित्य के जानकार जो कि अपभ्रंश की अंतिम अवस्था अवहट्ट से हिंदी का उद्भव स्वीकार करते हैं, जैसे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ये लेखक थे।
तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसी अवहट्ट को पुरानी हिंदी का नाम दिया है। ठीक है, यदि आपसे ये पूछा जाए कि पुरानी हिंदी क्या है तो आप बोलेंगे अवहट्ट। ठीक, आगे बढ़िए। आगे कहा जा रहा है कि अपभ्रंश की समाप्ति और आधुनिक भारतीय भाषाओं के जन्म काल के समय को संक्रांति काल कहा जा सकता है। ठीक है, जब अपभ्रंश की समाप्ति हुई और आधुनिक भारतीय भाषा का जन्म हुआ तो वह काल संक्रांति काल कहा जाने लगा। हिंदी अथवा स्वरूप शैरसैनी और अर्धगामी अपभ्रंशों से विकसित हुआ है। 1000 ईस्वी के आसपास इसकी स्वतंत्र सत्ता का परिचय मिलने लगा था, जब अपभ्रंश भाषाएं साहित्यिक संदर्भों में प्रयोग में आ रही थी। ठीक है, इसका परिचय कैसे मिला? जब साहित्य भाषाओं में अपभ्रंश भाषाएं आने लगी तो स्वतंत्र सत्ता का परिचय मिलने लगा था। यही भाषाएं बाद में विकसित होकर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के रूप में अभिहित हुआ। अपभ्रंश का जो भी कथ्य रूप है वह आधुनिक बोलियों में विकसित हुआ। कहा जाता है कि अपभ्रंश का जो रूप है ना, जो बोलने का तरीका है, वही आधुनिक हिंदी बोलियों में प्रयोग किया जाता है। यदि हम बातचीत करें कि हिंदी के प्रयोग का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वह किससे मिला, तो वह आपके जफरनामा से मिला, जो कि 1424 में पब्लिश की गई थी और लिखा किसने था? शरफुद्दीन जैदी ने। इनके बुक से यह प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। तो यदि सबसे प्राचीनतम साक्ष्य के बारे में बोला जाए तो आपको यह लाइन याद आना चाहिए कि भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वह जफरनामा, जो कि 1424 में लिखी गई थी और यह शरफुद्दीन जैदी के द्वारा लिखा गया था। आगे ऐसा भी कहा जाता है कि उससे पहले यदि बातचीत की जाए हिंदी या हिंदवी, ये दो शब्द हैं, हिंदी या हिंदवी, तो वह अमीर खुसरो के द्वारा, अमीर खुसरो जो थे गयासुद्दीन के समय में थे और गयासुद्दीन तुगलक के बेटे को ही पढ़ाने के लिए उन्होंने हिंदी शब्दकोश की रचना की थी, जिसमें उन्होंने हिंदी और हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। देखिए, एक बात कहा गया कि अमीर खुसरो जो थे वह गयासुद्दीन तुगलक के बेटे को पढ़ाने के लिए हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किए थे और उनको पढ़ाने के लिए इन्होंने एक हिंदी शब्दकोश की रचना की, जो कि खाली काबरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस खाली काबरी में हिंदवी 30 बार आया है और हिंदी 5 बार आया है। ठीक है, समझ गए? आगे देखिए, लिपि के बारे में कहा जाता है कि हिंदी जो है वह देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है और देवनागरिक लिपि में 11 स्वर हैं। कितने स्वर हैं? 11 और 33 व्यंजन हैं और यह आपके बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। यदि आप अ, आ, हर्षी, दीर्घ ई लिखना शुरू करते हैं या हिंदी का कोई शब्द लिखना शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, तो हम लोग बाईं तरफ से पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा गया हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, तो बाएं से दाएं की ओर हमने पढ़ना शुरू किया। तो यह लिपि के बारे में बताई गई है और देवनागरी लिपि में 11 स्वर 33 व्यंजन होते हैं। समझ गए? अब देखिए, इस पे कुछ आधारित प्रश्न है, उस प्रश्न को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो मैंने भी जस्ट बताया आपको, हिंदी भाषा जो है वह देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, देवनागरी 6 के ए में दिया गया है, तो 6 का ए उत्तर हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़िए। 7वां आपको दिया गया है, खाली कावड़ी की रचना किसने की? तो देखिए, खाली कावड़ी जो है वह आपके अमीर खुसरो के द्वारा एक शब्दकोश लिखा गया था, जो कि गयासुद्दीन तुगलक के बेटे के लिए लिखा गया था, है ना? तो इसके रचनाकार कौन हो गए? अमीर खुसरो हो गए, जो कि आपके 7 के सी में दिया गया है, तो 7 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप अगला प्रश्न देखिए, 8वां दिया गया है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो अपभ्रंश को जो है पुरानी हिंदी यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा बोला गया था, जो कि आपके 8 के सी में दिया गया है, तो 8 का सी उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 देखिए, दिया गया है कि साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो साहित्यिक अपभ्रंश की बात जब आएगी तो वहां पर आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी चले आएंगे। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था। तो उत्तर क्या हो गया? 9 का ए उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ आधारित प्रश्न थे, वो भी हो गए। अब चलिए अगले पार्ट में चलते हैं। अगला पार्ट है हिंदी का विकास क्रम। हिंदी का विकास कैसे हुआ ये आप जानिए। तो सर्वप्रथम जो भाषाएं बोली जाती थी वह आपकी संस्कृत बोली जाती थी। 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक की बातचीत की जाए तो सर्वप्रथम संस्कृत बोली गई और उसके बाद आपकी पाली बोली गई। ठीक है, अशोक के समय पाली भाषा बोली जाती थी,
उसके बाद आई आपकी प्राकृत भाषा जो कि 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक आया। उसके बाद अपभ्रंश आई और उसके बाद अवभट्ट आया जिसको कि पुरानी हिंदी कहा है किसने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। और उसके बाद आपका आधुनिक हिंदी आ गया जो कि अभी बोला जाता है। तो इस पे यदि प्रश्न बनता है तो क्या बनेगा, इसका प्रश्न ये बनता है कि हिंदी भाषा के उद्भव का सही क्रम क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से पहले में है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट। कहीं भी संस्कृत की बात नहीं की गई है, तो पहला वाला ऑप्शन सही है क्योंकि पहले आएगा संस्कृत, फिर आएगा पाली, फिर आएगा प्राकृत, फिर आएगा अपभ्रंश, फिर आएगा अवहट्ट और फिर उसके बाद हिंदी आता है। ये इसका सही क्रम है और यह सही क्रम आपके देखिए फर्स्ट और लास्ट को छोड़कर ए में ही दे दिया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 10 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए जब हिंदी का विकास हो गया तो हिंदी को राजभाषा के रूप में लाया गया। तो राजभाषा क्या होता है पहले तो इसके बारे में जानते हैं। जिस भाषा में शासन का कामकाज संपन्न होता है उसे राजभाषा कहा जाता है। अभी राजभाषा क्या है, हिंदी है। और चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि कुछ शासन काल और उसके राजभाषा है। यदि हम पहले शासन काल की बात करें तो अशोक के समय पाली राजभाषा हुआ करती थी। फिर 11वीं से लेकर 15वीं शताब्दी के अंतर्गत राजस्थान में हिंदी मिश्रित संस्कृत राजभाषा रही। उसके बाद यदि हम बातचीत करें मोहम्मद गोरी के समय में तो हिंदी राजभाषा थी। ठीक है, हिंदी पहले से राजभाषा थी, लेकिन अकबर के शासनकाल में मंत्री टोडरमल ने क्या किया कि फारसी को राजभाषा घोषित कर दिया, तब जाकर यह चेंज हुआ था। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1833 तक फारसी को राजभाषा मानी और उसके बाद फिर यह चेंज हो गया और ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड मैकाल आए थे, तो उनके प्रयास से अंग्रेजी राजभाषा के पद पे सुशोभित हुआ। लॉर्ड मैकाल के आने के बाद अंग्रेजी राजभाषा पे आया। फिर उसके बाद 1901 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय के सतत प्रयास के बाद संयुक्त प्रांत की कचहरी में भाषा के रूप में हिंदी को उर्दू के समान अधिकार मिला। तो आप कह सकते हैं कि यदि भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने लिया है तो वह है पंडित मदन मोहन मालवीय। यह नाम आपको याद रखना चाहिए क्योंकि इन्हीं के प्रयास के बाद हिंदी हमारा राजभाषा बना था। ठीक है, जो कि 1901 में किया गया था। चलिए आगे देखिए क्या दिया गया है। आगे यहाँ पर आपको दिया गया है संविधान के बारे में। संविधान सभा में राजभाषा बनाने का प्रस्ताव जो है वह गोपाल स्वामी अयंगर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? गोपाल स्वामी अयंगर के द्वारा। और भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब प्राप्त हुई? 14 सितंबर 1949 को। और 14 सितंबर 1949 को हिंदी की मान्यता प्राप्त हुई। इसी वजह से 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आपसे यह प्रश्न पूछ सकता है कि 14 सितंबर को हम लोग किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो हिंदी दिवस। या फिर हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो 14 सितंबर। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए अगला आपको दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक है। ठीक है, किस अनुच्छेद में है? तो 343वां अनुच्छेद जो है उसमें यह चर्चा की गई है। उसके बाद देखिए संविधान के अनुच्छेद 344(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को राष्ट्रभाषा आयोग के गठन का आदेश जारी किया और इस आयोग के गठन के आदेश के बाद बाल गंगाधर खरे जो थे वह आयोग के पहले अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। उसके बाद आप देख लो क्या दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 346 के अनुसार एक राज्य तथा दूसरे राज्य के मध्य तथा एक राज्य व संघ के मध्य जो भी संचार की भाषा होगी वह उस समय की राजभाषा होगी। यदि हम अभी की बात करें तो हिंदी जो है वह एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच संचार की माध्यम मानी जाती है। ठीक है, तो ये सब थे आपके संवैधानिक। और संवैधानिक के बाद एक चीज और महत्वपूर्ण है, हिंदी में जो है हिंदी के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है वह फोर्ट विलियम कॉलेज का है जो कि कोलकाता में है और यह 1800 ईस्वी में स्थापित किया गया था। वहां पर एक आचार्य थे, आचार्य जॉन क्रिस्टल। आचार्य जॉन क्रिस्टल जो थे यह हिंदी के आचार्य बने और ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी प्रशासक थे उन सबको हिंदी सिखाने के लिए इन्होंने एक हिंदी के शब्दकोश की रचना और व्याकरण की रचना की। ठीक है, हिंदी शब्दकोश और हिंदी व्याकरण की रचना की। हिंदी व्याकरण की रचना क्योंकि
ताकि हिंदी का नियम उन लोग को सिखाया जाए, कैसे बोलना है, क्या करना है। तो ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। यहीं से जाकर हिंदी व्याकरण का उद्भव हुआ और उसको हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले इस पे उपरोक्त जो क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। तो इस पे क्वेश्चन आपका बनता है कि भारत की राजभाषा कौन सी है। अभी देख लीजिए भारत में कौन सी राजभाषा है आपका, हिंदी। कहाँ दिया गया है, देखिए यहाँ पर आपको साफ साफ लिख दिया गया है कि अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक है। यदि संघ सरकार चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इसे चेंज कर सकती है, परमानेंट नहीं है यार। सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात संघ सरकार चाहे तो चेंज कर सकती है, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा यहाँ पर उत्तर, यहाँ पर उत्तर आपका हिंदी हो जाएगा कि भारत की राजभाषा जो है वह हिंदी है और यह 343वें अनुच्छेद में वर्णित किया गया है कि संघ सरकार जिस भाषा में काम करेगी वह राज्य का राजभाषा माना जाएगा, ठीक है। उत्तर क्या हो गया, 11 का बी हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न 12 आपको दिया गया है, भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली। तो अभी आपने जस्ट पढ़ा था ऊपर, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी की मान्यता प्राप्त हुई। तो उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अच्छा इस पे क्या प्रश्न बनेगा, इस पे प्रश्न बनेगा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो क्या बोलोगे, 14 सितंबर, ठीक है। 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, समझ गए। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 13 दिया गया है, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा। तो संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव है वह आपके गोपाल स्वामी अयंगर के द्वारा रखा गया था, ठीक है, गोपाल स्वामी अयंगर के द्वारा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुलझाया। अभी जस्ट मैंने बताया है ना, क्या होगा यहाँ पर, मदन मोहन मालवीय, जो कि 1901 में कचहरी में इन्होंने बोला था और उर्दू के बराबर मान्यता प्राप्त करवाई थी। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 14 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय। अगला देखिए 15 दिया गया है, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है। तो भारतीय भाषाओं को भारत के 8वीं अनुसूची में डाला गया है। यदि हम 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को जोड़ा गया था। आरंभ में आपके 14 भाषा जुड़े, उन 14 में कौन कौन थे, पहला था आपका असमिया, दूसरा बंगला, तीसरा गुजराती, चौथा हिंदी, पांचवा कन्नड़, छठा कश्मीरी, सातवां मलयालम, आठवां मराठी, नौवां उड़िया, 10वां पंजाबी, 11वां संस्कृत, 12वां तमिल, 13वां तेलुगु और 14वां उर्दू था। ये 14 भाषाएं शामिल की गई थी और धीरे धीरे जब 92वां संशोधन हुआ तो इसमें जाकर कुल भाषाएं आपके 22 हो गए, ठीक है। 22 में क्या क्या जोड़ा गया था आपके, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन भाषाओं को शामिल किया गया था। यदि हम पहले संशोधन की बात करें जिसमें की भाषा जोड़ा गया था तो वह 21वां होगा। 21वें संशोधन में 14 के बाद कितनी भाषाएं आए थे, एक और भाषा आया था, वह था सिंधी भाषा, ठीक है, सिंधी भाषा जोड़ा गया था। और आखिरी जो है इसमें डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को ऐड किया गया और उसके बाद कुल भाषाएं 22 हो गई जो कि 8वें अनुसूची में है। तो उत्तर क्या हो जाएगा 15 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 16वां आपको दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगी। जल्दी से बताइए उत्तर इसका। इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा कि अनुच्छेद 343 में यह कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगी। तो उत्तर क्या हो गया, 16 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका मूल प्रश्न कि हिंदी व्याकरण क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं, इन सब के बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हिंदी व्याकरण की परिभाषा बताइए, क्या होता है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने के संबंधित नियमों का बोध कराने वाला शास्त्र है, जिससे कि हिंदी शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध पढ़ना आए। यह शास्त्र आपका हिंदी व्याकरण कहलाता है। स्वाभाविक रूप से हिंदी व्याकरण को 4 खंडों में बांटा गया है। पहला आपका वर्ण विचार, दूसरा आपका शब्द विचार,
तीसरा आपका वाक्य विचार और चौथा आपका छंद विचार। तो वर्ण विचार क्या होता है, ये देखिए यह पहला खंड है और इसमें मूल तौर पर जो ध्वनि है एवं वर्ण है उन पे विचार किया जाता है। यदि हम बातचीत करें वर्ण विचार के तो यह 3 प्रकार के होते हैं और इसके अंतर्गत अक्षरों की परिभाषा, भेद उपभेद, उच्चारण, संयोग एवं वर्णमाला इत्यादि संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है। तो अगला जो सेकेंड चैप्टर होगा, सेकेंड क्लास होगा, उसमें वर्ण विचार पे बातचीत की जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपका आता है शब्द विचार। तो शब्द विचार क्या है, यह दूसरा खंड है और यहाँ पर आपके वर्ण के बाद शब्दों की परिभाषा, उसके भेद, भेद, संधि, ठीक है, संधि विच्छेद वगैरह जो आप पढ़ते हैं वह शब्द विचार के अंतर्गत आता है। उसके रूपांतरण, इन सब के बारे में बातचीत करेंगे। और थर्ड आपका आता है वाक्य विचार। तो वाक्य विचार के अंतर्गत यदि शब्दों का एक सार्थक समूह होता है तो वह वाक्य कहलाता है। तो वही चीजें यहाँ पर पढ़ेंगे कि सार्थक समूह की परिभाषा क्या है, भेद उपभेद क्या है, संरचना क्या है, वह किस नियमों से बना, यह सब वाक्य विचार में अध्ययन करेंगे। और आखिरी आपका आता है छंद विचार। तो आप जितने भी कॉमा, पूर्ण विराम या अन्य चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो उन सभी चिन्हों का उपयोग जो है वह छंद विचार के अंतर्गत वर्णित किया गया है और यह साहित्यिक रूप से प्रयुक्त होने वाले संबंधित विषयों पर विचार करना भी सिखाता है। तो ये सब चीजें आज के लिए था और इस पे आधारित और भी कुछ प्रश्न हैं तो उसे देख लेते हैं। तो प्रश्न क्या है, 17वां आपको दिया गया है, किन तत्वों की व्याकरण के अंतर्गत आवश्यक रूप से विवेचना की जाती है। यहाँ पर देखिए वर्ण, शब्द, वाक्य एवं छंद, ठीक है, इन 4 चीज को, अर्थात यहाँ पर जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं इन तीनों के तीनों ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, डी। चलिए आगे बढ़े। अगला आपको दिया गया है, हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने संबंधित नियमों का बोध कराने वाला शास्त्र क्या कहलाता है। तो यहाँ पर साफ साफ दिया गया है हिंदी भाषा के लिए ना, तो यहाँ पर हो जाएगा हिंदी व्याकरण। यहाँ पर अंग्रेजी भाषा होता तो अंग्रेजी व्याकरण, यदि यहाँ पर संस्कृत भाषा होता तो संस्कृत व्याकरण। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, 18 का बी हो जाएगा, हिंदी व्याकरण। अब चलिए आगे बढ़िए। 19 देखिए दिया गया है कि देवनागरी लिपि जो है वह किससे उत्पन्न हुई है। तो देवनागरी लिपि जो है वह ब्राह्मणी से उत्पन्न हुई है। तो 19 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको देख लेते हैं। 20 आपको दिया गया है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई। तो रामचरितमानस जो है वह आपके अवधी भाषा में लिखी गई थी। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 20 का उत्तर सी हो जाएगा। अगला देखिए क्या दिया गया है, तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा क्या है। तो विनय पत्रिका जो है वह वज्र भाषाओं में लिखा गया है। वज्र भाषा ढूंढिए, आपके बी में दिया गया है। तो 21 का उत्तर बी हो गया। ठीक इसी प्रकार अगला देखिए, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ। तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वह 10 से 14 जनवरी के बीच, 10 से 14 जनवरी 1975 में आयोजित किया गया था। कहां पर, नागपुर, भारत में। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, कुल अभी तक 11 हो चुके हैं। आप यदि चाहते हैं तो उन सबको याद कर लेना। अगला देखिए 23 दिया गया है, किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है। तो आधुनिक हिंदी कविता की बातचीत की गई है और आधुनिक हिंदी कविता के युग की बात की जाए तो आप हमेशा भारतेंदु युग याद रखना। तो भारतेंदु युग जो है यहाँ पर आपके ए में दिया गया है। तो 23 का ए उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन और आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर थोड़ा सा नंबरिंग चेंज करना पड़ेगा। ये रहा आपका 25, ठीक है, ये 24। तो चलिए आगे हम लोग चेंज कर दिए। अब क्या दिया गया है कि निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं। सूरदास, कालिदास, कबीरदास, प्रेमचंद्र। क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर उत्तर आपका हो जाएगा कबीरदास। निर्गुण भक्ति के काव्य के प्रमुख कवि हैं कबीरदास। उत्तर आपका 24 का सी हो गया। अगला देखिए 25 दिया गया है, सबसे पहली अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी। तो सबसे पहली आत्मकथा जो हिंदी में लिखी गई थी खुद के द्वारा, वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हुए थे। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 25 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका हिंदी का परिचय यहाँ पर समाप्त होता है। उस पर आधारित जो कॉन्सेप्ट थे, उस पर आधारित जो क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिए।
अब इतने प्रश्न के बाद आपसे मैं बस एक प्रश्न पूछूंगा और उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो आज का प्रश्न क्या है? हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी। ठीक है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? इन 4 ऑप्शन में, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है मंगलसूत्र, इंदुमती, कायामिनी। मूल तौर पे ये 3 ऑप्शन हुए, चौथा दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इन 3 में से कौन सा सही है, यह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो सर्वप्रथम वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करते रहें। अब आपको हिंदी के लगातार क्लास आते रहेंगे, तो लमसम 20+ क्लासेस होने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएंगे। और ये 20 क्लास आपके कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और ट्रेडमैन सभी जगह महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। तो 25 नंबर आप यहाँ से आराम से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।